पटना के गांधी मैदान में लगा कृषि यांत्रिकरण मेला। इन मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी। 8 फरवरी 2024 से 11 फरवरी तक यह किसान मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया है। और बात करें आधुनिक युग में मशीन और इंसान एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। मशीन की वजह से आज सभी कार्य काफ़ी आसान हो चुका है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र ही क्यों न हो। अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि में भी हम देखें तो खास करके नई नई मशीनों का जो आविष्कार हुआ वो आज कृषि में उसका किसान लाभ ले रहा है। वहीं बिहार राज्य के किसानों को कृषि से जुड़ी मशीनों जैसे से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए खेती में कृषि यंत्रों के प्रचलन को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार कृषि विभाग की ओर से 8 फरवरी से 11 फरवरी के बीच कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले मेले में कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत करीब 110 प्रकार के मशीनों पर सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। जाने यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी। इस मेले में मैनुअल कृषि यंत्र की बात करें हम, अगर खुरपी, कुदाल, फावड़ा से लेकर के ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही कृषि यांत्रिकरण मेले में मशीनों पर न्यूनतम जो है कम से कम 40% जबकि अधिकतम 80% तक सब्सिडी दिया जाएगा। इस गांधी मेले में आयोजित मेले को लेकर अंतिम रूप यही इस बार एग्रो बिहार फसल अवशेष प्रबंधन, जैसे कि धान की कटाई के बाद देखते हैं कि हार्वेस्टर से करते हैं तो उसके जो फसल और पुआल जो है वो अपने खेतों में ही रह जाता है। फसल कटाई के बाद प्रबंधन और क्षेत्र में नवीनतम तकनीक पर केंद्रित रहने वाला है। वहीं कोरोना काल के बाद देखें तो दूसरी बार कृषि यांत्रिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में खास करके एक किसान पाठशाला का भी आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें तो कृषि यांत्रिकरण मेला में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 4 दिन तक चलने वाले इस मेला में मुख्य रूप से जो किसानों के लिए अति आवश्यक है वह है आकर्षण का केंद्र है वो किसान पाठशाला। इस पाठशाला के जरिए किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही खेती में मशीनों का उपयोग कितना ज़रूरी है, इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा भी किया जाएगा। साथ ही फार्म मशीनरी पर कृषि उपकरणों का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही स्वीकृत पत्र प्राप्त किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर हम बात करें पिछले साल जहां कृषि यंत्र मेले में करीब 125 से अधिक कृषि यंत्र मशीन के इंस्टॉल लगाए गए थे, वहीं इस बार करीब 150 के आसपास कृषि यंत्र इंस्टॉल लगाए जाएंगे। इस मेले में बिहार सहित अन्य राज्य के किसान और मशीन निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही बिहार में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी स्टॉल लगाया जाएगा। वहीं कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा हाल के समय में जलवायु परिवर्तन की वजह से खेती पर जिस तरह असर पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, उसके निवारण के लिए भी काम किया जाएगा। यह मेला सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक चलेगा। हाँ, इसमें जो दिया हुआ है वो गियर शिफ्टिंग दिया हुआ है, रोटर का आरपीएम घटाने बढ़ाने के लिए। ये वाला है। हाँ, इससे रोटर का स्पीड बढ़ा सकते। हाँ, इससे क्या है कि हम एक बार आपको शिफ्ट देंगे, ट्रैक्टर आपका लो का 2 नंबर में चलेगा, ठीक है। लो का 3 नंबर जैसे सब चलाना होगा तो रोटर का आरपीएम आप उससे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसका गियर शिफ्ट कीजिए, रोटर का आरपीएम बढ़ जाएगा, तो आपका लो का 3 नंबर में उतना ही अच्छा काम करेगा जितना लो का 2 नंबर में। इससे मतलब तेल का भी कुछ बचत होगा। तेल का भी लोड पे तो थोड़ा कम आएगा ना। इसका रेट कितना पड़ रहा है? 1,35,000। 1,35,000 सब्सिडी इस पर, उसके बाद सब्सिडी है। बिहार गवर्नमेंट में जो सब्सिडी है वो मिलेगा।
और अभी मेला में आपके होगा बुकिंग होगा तो फिर इसके साथ हम लोग एक का सेट देंगे। अच्छा ठीक। बिहार सरकार के कृषि विभाग के तरफ से राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिक मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन किया गया है। इस मेले में सरकार के तरफ से किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन दिए जाएंगे। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसान निर्धारित तिथि को अगर हम बात करें तो यह मेला 8 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन गांधी मैदान में रहेगा। अगर लाभ लेने जिस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को 8 से 11 फरवरी निर्धारित स्थान पर जाकर इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं किंतु अनुदान मिलने में उन्हें परेशानी होती है। इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस मेला का तो यह कृषि यांत्रिकरण योजनाओं के अंतर्गत 110 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान अनुमान्य है। अगर किसान भाइयों को इसकी जानकारी यंत्रों के बारे में लेना है तो अनुदान की जानकारी वो विभागीय वेबसाइट या जिला कृषि कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय या कृषि समन्वयक जो आपके पंचायतों में हैं उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मेले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए अनुदान का प्रावधान है और कुछ अधिक कार्यक्रम से कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रबंधन किया गया है। कृषकों से कृषि यंत्रों के लिए प्राप्त योग्य आवेदनों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदक का चयन कर स्वीकृति पत्र परमिट निर्गत किया जाएगा। 20,000 रुपया या उससे कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर निबंधित गैर रैयत कृषि वास्तविक खेतिहर भी अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र का मेल एवं मॉडल तथा आपूर्तिकर्ता जो प्रतिष्ठान है, जो डीलर हैं, का चयन किसान द्वारा स्वयं करने का प्रावधान किया गया है। वे अपने इच्छा अनुसार कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध में क्रय करेंगे। उन यंत्रों पर विधिवत निर्धारित अनुदान अनुमान्य होगा। अगर कृषि यांत्रिक अनुदान योजना के तहत मिलने वाले लाभ की बात करें तो किसानों को कृषि यंत्र पर जो 110 प्रकार के कृषि यंत्र है उस पर 40 से 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। अलग अलग यंत्र पर अलग अलग प्रतिशत जो अनुदान की राशि है। इसके तहत राज्य के सभी वर्गों के किसान को लाभ दिया जाएगा। बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी किसान हैं इस योजना के तहत कौन से यंत्र पर कितना अनुदान दिया जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी इसके तहत जारी लिस्ट में देख सकते हैं। इसके लिए या आप जिला कृषि विभाग या जो ऑनलाइन या प्रखंड कृषि कार्यालय या आप कृषि समन्वयक से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर हम बात करें मेला का जो समय स्थान है, यह मेला 8 से 11 फरवरी 2024 तक अभी रहेगा। प्रतिदिन 10 बजे से शाम 7 बजे तक इसका समय निर्धारित किया गया है, गांधी मैदान में लगाया गया है। और मेले में किसानों को दिए जाने वाले फ़ायदे की बात करें तो इस मेले में सरकार की तरफ से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिए जाएंगे। इसके साथ ही अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कृषि योजनाओं के तहत किसानों को लाभ देने के लिए कृषि मेला का आयोजन किया जाता है। ऐसे किसान जो कृषि यांत्रिक अनुदान योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं वो आप इस मेले में भाग लेकर इसके लिए लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इस मेला का कुछ मुख्य आकर्षण की हम बात करें तो देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा आधुनिक यंत्रों का प्रदर्शन इस मेले में किया जाएगा। और आधुनिकतम कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देने हेतु प्रतिदिन किसान पाठशाला का भी इसमें आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों
या पदाधिकारियों के द्वारा किसान पाठशाला का भी आयोजन इसमें किया जाएगा। तो स्वीकृति पत्र प्राप्त किसानों के लिए कृषि यंत्र क्रय करने पर सरकारी अनुदान देने का प्रावधान है। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। अगर इस योजना की हम बात करें तो इस योजना के तहत सरकार की तरफ से 110 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है, जिसमें खेत की जुताई, बुआई, निकाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी इत्यादि तथा गन्ना एवं उद्यान के संबंधित कृषि यंत्र भी शामिल किए गए। इसके तहत OFMAS पोर्टल पर सूचीबद्ध विक्रेता से ही सूचीबद्ध यंत्र क्रय करने पर कृषकों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना 2023-24 अंतर्गत हम बात करें तो 64,33,71,000 रुपये की लागत से कृषि यंत्रों या कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु अनुदान दिया जाना है। तो किसान भाइयों, आप अपने अगर पटना में किसी कार्य से समय जा रहे हैं तो ज़रूर इस मेला का लाभ लें, या सभी जिलों से किसान को इसमें भाग भी लेना है। इसके लिए आप जिला कृषि विभाग या आत्मा विभाग से संपर्क कर जो आपके ज़िले के किसान की अलग अलग 38 जिलों का डेट निर्धारित किया गया है, जिसमें आप इस मेले में सम्मिलित होकर के लाभ अवश्य उठाएं। धन्यवाद। सामान्यतः कुछ वर्षों पहले जहां किसान पुरानी परंपरा से एक फसली खेती करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ अब किसान अपने खेतों पर 2 फसल या 2 से अधिक फसल भी लेते हैं। हालांकि उनके इस मिशन में जो बदलाव आया उसमें सबसे अहम भूमिका निभाने की देखें तो वह है कृषि में आधुनिक मशीनों का प्रयोग। मशीनों के उपयोग से किसान जहां समय पर फसलों की कटाई करते हैं, वहीं दूसरी फसल के लिए खेतों की तैयारी भी कर पाते हैं और बुआई भी करते हैं। हालांकि कुछ समय कभी कभी देखा जाता है बेमौसम बारिश होने के कारण कभी धान की फसल में खेत में अधिक नमी आ जाता है, जिसके कारण हार्वेस्टर चलाने में दिक्कतें आती है। वहीं कभी देखें तो कभी जैसे ही फिर मौसम खुलता है, थोड़ा धूप भी हो जाता है, फिर नमी ख़त्म होता है, फिर से हम उस हार्वेस्टर से अपने फसलों की कटाई कर पाते हैं। लेकिन कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब नई नई जो तकनीक का उपयोग होने लगा है, अच्छा सा बीज, अच्छा खाद और खेती के उन्नत तरीकों को अपनाकर सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाकर उत्पादन को देखें तो बढ़ाया जा रहा है और बहुत जगह किसान इसको बढ़ाए भी रहे हैं। आधुनिक समय में खेती किसानी के उपकरण एवं उसके उपयोग में वृद्धि भी हुआ है। आज से 1 दशक पहले की बात किया जाए तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे पास जो कृषि यंत्र में जैसे ट्रैक्टर हो या हार्वेस्टर हो, उनकी कहीं ना कहीं अभाव था, कमी था। लेकिन अब आज के समय में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या में भी वृद्धि हो रहा है। और आजकल अपने खेती में कृषि यंत्रों जैसे हार्वेस्टर या ट्रैक्टर का प्रयोग करने के साथ साथ इसको किसान अपने अन्य गांव के किसानों के भी खेत की जुताई या कटाई कर करके कहीं ना कहीं हम देखें तो एक आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ देखें किसान अपनी फसल उत्पादन के लिए अब मशीनों का ही सहारा लेने लगा है। वर्षों पहले देखें तो कृषि कार्य के लिए हल का उपयोग अधिक होता था, अब उसकी जगह ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा है। धान की कटाई के लिए हार्वेस्टर का उपयोग किसान कर रहे हैं। ये देखें तो हाड़ तोड़ मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद से निजात दिलाने में ही कृषि मशीनीकरण का मुख्य उद्देश्य है। पहले बैल के माध्यम से खेती किया जाता था तो समय अधिक लगता था, और आज कम समय में ही अधिक क्षेत्र की कटाई की बात करें या बुआई जोताई की बात करें या अपने फसलों को, अनाज को ढुलाई परिवहन की बात करें तो आज हम इस यांत्रिकरण के एथी से हम कम समय में अधिक कार्य कर पा रहे हैं। तो जैसे कृषि के लिहाज से अग्रणी जो देश है, जहाँ ज़मीन की जोत बड़ी है,
और खेती से जुड़ी हुई आबादी का अनुपात तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है, वहाँ पर अधिक कृषि कार्य जो है वो कृषि मशीनीकरण के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन भारत में अभी भी इस स्तर का मशीनीकरण की देखें तो कहीं ना कहीं कमी है, और इसका जो दायरा है वो भारत में कम है। भारत में करीब देखें तो 86% जो जोत का आकार है वह 2 हेक्टेयर से भी कम है। ऐसे में जो हमारे जो जोत है, खेत है, वो छोटे छोटे अधिक किसानों के पास है, और उसमें खास करके हम देखें तो जो किसान है वो अपने जोत के लिए ज़्यादा कृषि उपकरण बड़े बड़े भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी सरकार और कुछ अच्छी कंपनियों के द्वारा उस यंत्र को छोटा आकार में भी और कम लागत में तैयार किया जा रहा है। जैसे बात करें मशीनीकरण से फसलों की संख्या में 5 से 20% तक बढ़ोतरी होती है, जिससे कुल उत्पादन में हम देखें तो 10 से 20% तक का इजाफा हो सकता है। अगर हम देखें गेहूं की बुआई में खास करके किसान अभी भी अधिक मात्रा में जीरो टिलेज मशीन या हाइपी सीडर या सीड्रिल का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं हम बात करें अभी भी धान के पौधा रोपाई में तो अधिक जो कार्य है वो मानव बल के द्वारा ही किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम देखें तो इसके साथ ही छोटी और साधारण मशीनों के डिजाइन को भी प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जिनको लघु और छोटे किसान भी आसानी से खरीद करके उसे अपने खेती में उपयोग कर सकें। और साथ ही जो एक अभी का जो समस्या जो है वो यह है कि अभी के किसान खास करके हम देखें मशीनीकरण के बारे में, जैसे किसान मेला या राज्य स्तरीय मेला में भी उनको अनुदान भी दिया जा रहा है, सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे कि कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाए। अगर इसकी हम बात करें कृषि मशीनीकरण, जिसे कृषि तकनीक भी कहा जाता है, कृषि उत्पादन में सुधार के लिए एक आवश्यक उपकरण है। जैसे हम कुदाल की बात करें, पहले खुरपी और कुदाल और हंसिया का ज़्यादा उपयोग होता था, अब ज़्यादा से ज़्यादा हम हार्वेस्टर के माध्यम से अपने खेतों की कटाई कर रहे हैं। जैसे ये क्या है कि जो मशीनीकरण है वो मौजूदा जो हमारी तकनीक है उसमें भी सुधार करता है, जिससे कि भूमि जो हमारे पास खेत है उस खेत की मिट्टी में भी कुछ सुधार लाता है, मिट्टी के जो कटाव को है उसको भी कम करता है, और सिंचाई की प्रणाली को अधिक कुशल बनाया है। जैसे ट्रैक्टर से जुड़े हम बात करें, जैसे कल्टीवेटर जो है उसे हमारी मिट्टी को चिकना करने, खाइयों को जैसे गड्ढा है वहाँ उसको भरने के लिए, खरपतवार को कम करने के लिए ये उपयोग में लाया जा रहा है। और मिट्टी को अगर भराई करने की बात करें तो जैसे हमारा स्लोपी कोई खेत है जिसमें ढलान होता है, तो उसको ढलान के विपरीत हम ट्रैक्टर या मोल्ड प्लाव के माध्यम से खेत की जुताई करें, जिससे कि हमारे मिट्टी का बहाव भी कम होता है। मशीनीकरण जो है वह देखें तो हम व्यवसायीकरण के दृष्टि को भी बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि अगर एक किसान लेते हैं तो उसको अपनी खेतों में साथ साथ दूसरे किसान के खेतों में कार्य करके और उससे उसकी वो आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। यह जो मशीनीकरण क्या है कि जो श्रम की कमी के प्रभाव को भी खत्म करता है, क्योंकि हाल के वर्षों में हम देखें तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए मजदूरों की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अब श्रमिक देखें तो कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कृषि श्रमिकों को अब उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मशीनें उनका कुछ काम कर रही है। जैसे बात करें फसलों के लिए अधिक जगह बनाता है, तो मशीनीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके हम भूमि का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। मशीनें उस भूमि को कृषि योग्य बना सकती है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया हो। हम विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए अनुमति अलग अलग मशीनों का ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम बात करें मिट्टी की खेती के लिए प्रयुक्त मशीन कौन कौन से हैं, जैसे कल्टीवेटर है एक मशीन जिसका उपयोग रोपण से पहले मिट्टी को मिलाने और भुरभुरा
करने के लिए किया जाता है। कल्टीपैकर है, हल है, रोटरी टिलर एक मशीन जो कठोर मिट्टी को तोड़ता है और चिकनी और समान बीज भूमि बनाता है। स्ट्रिप टिलर हैरो है, रोपण के लिए अगर हम बात करें तो सीड ड्रिल है बुआई के लिए, ब्रॉडकास्ट सीडर है, बीज स उर्वरक ड्रिल जिसमें कि खाद और बीज दोनों एक साथ हम एक दो बक्सा होता है उसमें सीड ड्रिल में, और एक में खाद डालते हैं दूसरे में बीज डालते हैं। तो ये भी आज सिंचाई के लिए हम बात करें तो स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, इसका भी यांत्रिकरण के द्वारा वृद्धि हो रहा है। अगर उर्वरक और कीटनाशक के लिए हम बात करें तो खाद स्प्रे मशीन है, इसे अगर आप जैसे नैनो यूरिया है या जो पानी में घुलनशील खाद है उसको भी घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही जो खरपतवारनाशी दवा है और कोई भी हमारे फसलों में रोग बीमारी आ जाता है तो उसके भी छिड़काव के लिए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। कटाई और मंडाई के लिए हम बात करें तो कंबाइन हार्वेस्टर है जो कि एक मशीन है, अनाज को डंठल से भी हटा देता है, कटाई करने को साफ करता है, भंडारण तो स्टोर करके फिर वो ट्रैक्टर टाली के माध्यम से हम उसको भंडारण एक निश्चित नमी तक सुखाने के बाद उसका हम भंडारण कर सकते हैं। जैसे घास काटने की मशीन है, पहले देखे होंगे कि जो पशुओं के लिए हरा चारा या उसका प्रयोग जो है हाथों से कुट्टी काटने प्रयोग किया, लेकिन आज मशीनी के द्वारा आप इलेक्ट्रिक या डीजल इंजन के माध्यम से भी हम पशु या कुट्टी काटने वाली मशीन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रीपर है, फसल कटाई मशीन है। तो इस तरह से हम देखें तो कृषि में इसका जो यांत्रिकरण है उसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है और इससे हम कम समय में कम खर्च में अधिक कार्य कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी देखते हैं कि जब गेहूं कटाई के बाद पहले खलिहान में लाया जाता है, फिर उसकी मढ़ाई के लिए इन पर इंतज़ार किया जाता है। इस समय कभी बेमौसम बारिश हो गई या धान की कटाई को अपने खेतों में फिर हम छोड़ देते तब बारिश हो जाती है तो फिर ही हमारा फसल जो है मुख्य फसल वो भी नुकसान होता है, साथ साथ जो हमारा चारा है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है उससे। कृषि यंत्रीकरण का हम देखें तो अपने खेतों में हम जिस यंत्रों का उपयोग करते हैं उसे ही कृषि यांत्रिकरण कहते हैं। आज का समय ऐसा आ गया है कि ऐसे ऐसे मशीनों का विकास किया गया है जिसका प्रयोग हम अपने खेतों में कर करके मानव और मवेशी की ताकत का स्थान ले रहे हैं। 20वीं सदी में कृषि के यांत्रिकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके फलस्वरूप किसानों के लिए रोपाई के लिए सिंचाई और फसल कटाई की पद्धतियों में व्यापक बदलाव आया है। खास करके कंबाइन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य मशीनों ने किसानों को उत्पादन बढ़ाने में सक्षम बनाया है और विस्तारित श्रम शक्ति पर निर्भरता कम की। अगर हम बात करें जो गतिविधि में मशीनों और उपकरणों और औजारों के इस्तेमाल के बदौलत जहां एक ओर अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई वहीं दूसरी ओर गरीबी दूर करने में भी मदद मिला है। कृषि यांत्रिकरण से खेती के कार्यों को निरसता कम करता है जिसकी वजह से अभी तक बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन कठिन था और विभिन्न राष्ट्रों देशों में के लिए बढ़ती आबादी की भोजन की ज़रूरतें पूरी कर पाना दुष्कर कार्य था। खाद्य उत्पादन में और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए यांत्रिकरण के जरिए अनेक उपाय शुरू किए गए। कृषि यांत्रिकरण के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषि औजारों, उपकरणों और मशीनों का डिजाइन तैयार करना व उसका निर्माण करना, वितरण और उसका उपयोग और उनकी मरम्मत जैसे कार्य शामिल है। इसके अंतर्गत हम बात करें शक्ति के मुख्य स्रोत शामिल है मानव, मवेशी और मशीन।
जिनमें हम देखें कि यांत्रिकरण संचालन शक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। देश की बढ़ती हुई आबादी की खाद्य समस्याओं को हल करने के लिए संघन खेती की आवश्यकता है और इस विधि में एक ही खेत में एक वर्ष में कई फसलें ली जा सकती है और इसके लिए उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, दवा तथा पानी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कृषि कार्य करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग भी अति आवश्यक है। अगर हम बात करें कि जब से कृषि में यांत्रिकरण आया है तब से हम देख रहे हैं कि निरंतर ही हमारी फसलों का उत्पादन में भी वृद्धि हो रहा है और फसल की बुआई और साथ ही कटाई दो सबसे बड़ी समस्याएं होती है। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि समय का हमारा बचत हो रहा है। पहले हम मानव बल या बैलों के माध्यम से अपने खेतों की जुताई बुआई करते थे और फसल के कटाई मनुष्य से के माध्यम से मानव के होने के बाद उस फसल को फिर कहीं खलिहान में ला करके फिर उसको बैलों के माध्यम से उसका मंडाई किया, थ्रेसिंग और मंडाई किया जाता था। आज हम ये कह सकते हैं कि कम समय में ही हम ट्रैक्टर के माध्यम से अधिक खेत की क्षेत्रफल को हम जुताई कर सकते हैं, हार्वेस्टर के माध्यम से हम कटाई कर सकते हैं और ख़ास करके जैसे रीपर है, जीरो टिलेज मशीन है जो कि धान की कटाई के बाद कम समय में ही हमारे अगली फसल की बुआई कर देता है बिना खेत को जोते हुए भी। हैप्पी सीडर मशीन है, सुपर सीडर मशीन है जो कि ऐसे मशीनें आज हमारे यहाँ खास करके जब हम अपने धान के फसल को हार्वेस्टर से कटाई कराते हैं तो फसल प्रबंधन के लिए हमें आवश्यकता होता है कि हम अपने फसलों को अवशेष को अच्छे से प्रबंधन करें और अगली फसल की बुआई करें बिना समय लगाए। तो ऐसे में क्या कृषि यांत्रिकरण का महत्व बहुत अधिक है। अगर हम देखें तो कृषि उत्पादन में लगभग 12 से 30% तक बढ़ोतरी हो सकता है। बीज अगर हम सीडल के या जीरो टिलेज के माध्यम से हम बुआई करते हैं तो 20% तक बीज की मात्रा हम बचा सकते हैं और साथ ही 15 से 20% तक हम खाद भी बचत कर सकते हैं उर्वरक की। अगर कृषकों की कुल आमदनी की बात किया जाए तो जहां हम अपने खेत को मजदूर या के माध्यम से मानव बल के माध्यम से हम कटाई कराते हैं, वहीं अगर हम हार्वेस्टर के माध्यम से कटाई कराएं तो कम से कम 20 से 25% से अधिक राशि का हमें बचत होगा और ये हमारे आमदनी में वृद्धि भी होगा। कहाँ पे हम बंद करवा के आ रहे हैं। ये यहाँ से दबाइएगा तो चकली वाला मुर्को वाला डिजाइन बनेगा और चक्का को घुमाइएगा कांटा वाला डिजाइन वाला बनेगा। कांटा वाला डिजाइन वाला खाना है, चक्का को फिरा देना है। दाल का बरी बनाइएगा, उड़द दाल का, मूंग दाल का, चना दाल का, बीरी दाल का बरी। कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर, कपड़ा के ऊपर दबा दीजिएगा, दाल का बरी बन के रेडी कर देगा। जाली अलग अलग प्रकार का है, 15 जाली है, 15 डिजाइन है, एक मशीन है फाइबर में, टूटेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा, टूटने फूटने का कोई डर नहीं। घर में कभी आलू वाला बनाना है तो आलू को बॉईल करेंगे, आलू को बॉईल करके मैश करके डाल देंगे। ये आलू का स्लाइस वाला पापड़ी बनाना है, डिजाइन वाला पापड़ी बनाना है, दबा देंगे तो सादा में